आज के दिन यूएस के एयर फोर्स के एक जवान ने सुसाइड कर लिया और वो सुसाइड उसने इजरायली एम्बेसी के बाहर किया है जो कि वाशिंगटन में स्थित थी। तो ये जो एक्टिव मेंबर ऑफ यूएस एयर फोर्स है इसका नाम बताया जा रहा है एरोन बर्सनेर और ये 25 साल का था। तो इसने अपने में आग लगा के उसने सुसाइड किया है। और वो उसने सुसाइड इसलिए किया है क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहा था। वो जो इसराइल की कार्रवाई है गाजा में जो उसकी इसराइल कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं था और उसके विरोध में ही वो प्रोटेस्ट कर रहा था। तो जब उसने सुसाइड किया तो वीडियो स्ट्रीमिंग जो साइट है ट्विच उसमें वो स्ट्रीमिंग भी कर रहा था। तो स्ट्रीमिंग करते करते उसने जो सुसाइड के जो प्रोसेस थी यानी कि जब वो अपने में आग लगा रहा था तो आग लगाते समय वो वीडियो में कैप्चर हो गया जो वो कह रहा था। और वो कह रहा था कि वो कभी भी जेनोसाइड जो हो रहा है गाजे में उसमें वो अब वो शामिल नहीं हो सकता है। तो ये जो व्यक्ति है इसने जब इसमें अपने में आग लगा दी तो 1 मिनट बाद जो पुलिस है उसने आग बुझाई, लेकिन तब तक इस व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। इसराइल के जो मोसाद के चीफ थे और सिनबैत एजेंसी उसके चीफ पहुंचे थे पेरिस में, और वहाँ पर पेरिस में उन्होंने अमेरिका के CIA चीफ के साथ बातचीत की। इसके अलावा कतर के PM के साथ और इजिप्ट के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ बातचीत की। तो उसके बाद तय हुआ था कि जो फ्रेमवर्क है, जो ढांचा है वो तैयार हो चुका है। अब इस ढांचे के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो उसी के संदर्भ में कतर में आज के दिन ये पहुँचे इसराइल के ऑफिसर। और अभी ये रिपोर्ट मीडिया में लीक होने लग गई है कि क्या क्या जो डील है इसके प्रोविज़न क्या क्या है। तो आज के दिन इसराइल मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि लगभग इस डील के तहत 30 से 35 इजरायली हॉस्टेजेस को छुड़ाया जाएगा और बदले में इसराइल को 6.5 हफ्तों के लिए लड़ाई को बंद करना पड़ेगा और उस इसराइल को 300 फिलिस्तीन कैदियों को अपने जेल से छोड़ना पड़ेगा। अगर ये डील हो जाती है तो ये रफ़ा के लिए काफ़ी एक खुशखबरी वाली बात होगी, क्योंकि रफ़ा के ऊपर ऑफेंसिव कभी भी शुरू हो सकता है। तो डील अगर समय में हो जाती है तो रफ़ा के जो ऑफेंसिव है उसको रोका जा सकता है। इसराइल ने आज के दिन एयर स्ट्राइक किया और एयर स्ट्राइक उसने लेबनान के सिटी बलबेक में किया है। ये जो बलबेक का इलाका है ये इसमें जब अटैक हुआ इसराइल की तरफ से तो 2 हिजबुल्ला के जो मेंबर्स हैं वो मारे जा चुके हैं। तो ये जो स्ट्राइक है आज के दिन वो काफ़ी डीप इनसाइड हुआ है, यानी लेबनान के जो अंदरूनी वाले इलाके में हुआ है अटैक ये। और हिजबुल्ला ने आज के दिन ये कहा है कि उसने भी इसराइल का एक ड्रोन है हरमेस 450 ड्रोन, उसको उसने शॉट डाउन कर दिया था। और ये ड्रोन लेबनान की टेरिटरी में आ रहा था। तो जो हिजबुल्ला है उसने सरफेस टू एयर मिसाइल की सहायता से इस ड्रोन को नष्ट कर दिया था। तो जो हिजबुल्ला और इसराइल के इलाका जो बॉर्डर जिसको ब्लू लाइन बॉर्डर भी कहते हैं, जो इसराइल नॉर्थ इसराइल के इलाके में पड़ती है, तो वहाँ पर जब से अक्टूबर 7 का अटैक हुआ है तब से इस इलाके में जो हमले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कभी हिजबुल्ला अटैक करता है इसराइल के ऊपर, कभी इसराइल हिजबुल्ला के ऊपर अटैक करता है। इसराइल ने कह रखा है कि वो हिजबुल्ला के अटैक को टारगेट करता रहेगा क्योंकि उसको ये खतरा है कि कहीं हिजबुल्ला हमास के साथ मिलके वो दूसरा फ्रंट ना खोल दे, क्योंकि अभी एक फ्रंट गाजा में खुला हुआ है। अगर दूसरा फ्रंट खुल जाता है तो इसराइल के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो इसराइल इसकी तैयारी उसने कर रखी है और जो नॉर्थ नॉर्थ इसराइल वाला इलाका है उसने उसको उस इलाके को खाली करा दिया है, ताकि अगर हिजबुल्ला सरप्राइज अटैक भी करता है इसराइल के ऊपर तो इसराइल उसके लिए तैयार है। इसराइल की जो मिलिट्री है आज के दिन उसने वार कैबिनेट जो इसराइल वार कैबिनेट है उसके सामने प्रेजेंट किया है प्लान को। और ये जो प्लान है ये जो रफ़ा के इलाके में जो लोग हैं पॉपुलेशन है उनको एवोकेट करने के ऊपर प्लान है। अभी ये खबर चली है कि इसराइल ऑफेंसिव कर सकता है रफ़ा के इलाके में, और अगर ऑफेंसिव करेगा तो पहले उसको पॉपुलेशन को शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ से। और अमेरिका ने भी कह रखा है कि इसराइल इस इलाके में तभी ऑफेंसिव कर सकता है जब वो रफ़ा के लोगों को सुरक्षित जगह में पहुँचाए। तो इसी को लेकर इसराइल की जो मिलिट्री आज के दिनों उसने अपने वार कैबिनेट को प्रेजेंट किया है एक प्लान को। अभी ये प्लान क्या है इसके बारे में भी अभी कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन कुछ अभी खबरें चली थी कि हो सकता है कि जो इसराइल है वो कुछ लोगों को वो खान यूनिस की तरफ भेज सकता है और कुछ लोगों को वो इजिप्ट की तरफ भेज सकता है। लेकिन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है यहाँ पर, लगभग 12-13 लाख लोग रहते हैं रफ़ा में। तो रफ़ा में लोगों को विस्थापित करना इतना आसान होगा नहीं। और दूसरा वजह ये भी है कि जो पॉपुलेशन है पूरे गाजा की वो नष्ट हो चुकी है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी कि जो नॉर्थ गाजा का इलाका है या फिर खान यूनिस का इलाका है वो इसराइल ने नष्ट कर चुके हैं वो इलाके को। तो अगर लोगों को वहाँ भेजा जाएगा तो उनके लिए रहने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि घर तो पहले से नष्ट हो चुके हैं। तो एक एक कंडीशन ये हो सकती है कि जो इजिप्ट वाला इलाका है वहाँ पर भेज सकते हैं, और इजिप्ट के इलाके में भेजेंगे तो फिर इजिप्ट उसमें आपत्ति दर्ज करा सकता है।
लेकिन इजिप्ट की सरकार ने अभी उसने अपनी तरफ बॉर्डर में उसने एक कैंप भी बना रखा है कि अगर इमरजेंसी लोग आ जाते हैं बॉर्डर के अंदर इजिप्ट के, तो फिर इजिप्ट की जो सेना है वो उनको कैंप के अंदर रखेगी। तो ये कुछ संभावनाएं और इसकी तैयारी इसराइल की मिलिट्री कर रही है। और नेतन्याहू ने अभी स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो तब तक लड़ाई को ख़त्म नहीं करेंगे तब जब तक कि टोटल विक्ट्री इसराइल को नहीं मिल जाती। यानी उनका कहने का मतलब है कि जो हमास है उसकी कई बटालियन इस समय रफ़ा में मौजूद है, तो रफ़ा में एक्शन लेना ज़रूरी है, तभी जाके हमास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ह्यूमन राइट वॉच ये एक एजेंसी है और इसने आज के दिन इसने कहा है कि इसराइल की जो गवर्नमेंट है वो आईसीजे का जो ऑर्डर था कुछ दिन पहले का, जिसमें उसने इसराइल से कहा था कि वो वार क्राइम ना करे गाजा के अंदर, और साथ में टॉप कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो गाजा के लोगों को सप्लाईज पहुंचनी चाहिए वहां तक, और उसमें किसी भी प्रकार से बाधा इसराइल द्वारा नहीं पहुंचानी चाहिए। तो इसी को लेकर ह्यूमन राइट वॉच ने कहा है कि जो इसराइल है वो बार बार इस सप्लाईज के रास्ते में बाधा पहुंचा रहा है, और इसराइल की जो गवर्नमेंट है वो आईसीजे का जो ऑर्डर है उसको कंप्लाई नहीं कर रही है। ओमर शकीरी ये ह्यूमन राइट वॉच के डायरेक्टर है और ये कह रहे हैं कि जो इसराइल गवर्नमेंट है उसने ऑर्डर आने के बाद उसने और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दिया है, और जो सप्लाईस है वो नहीं पहुंच पा रही है लोगों तक। जैसे कि रफ़ा के इलाके में जो सप्लाईस है वो वहाँ नहीं पहुंच पा रही है, और इसके अलावा नॉर्थ गाजा में तो सप्लाईस बिल्कुल ही बंद हो रखी है वहाँ तो। और जो अल नसीर हॉस्पिटल था खान यूनिस में, उसमें भी इसराइल ने ब्लॉकेड लगा रखा था, जिस कारण जो हॉस्पिटल है उसने काम करना बंद कर दिया था। तो इस तरह से इसराइल यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है गाजा में। इसराइल का कहना ये है कि जो सप्लाईस है उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो सप्लाईस है उसका इस्तेमाल हमास अपने पर्पज़ से कर सकता है, तो हमास के पास ही सप्लाई ना जाए, तो इसलिए इसराइल यहाँ पर सप्लाईस की जांच कर रहा है। और उसी के संदर्भ में इसराइल कह रहा है कि जो जांच करना ज़रूरी है। जबकि इसराइल ने ये भी कहा है कि जो कुछ देश है खासतौर में जो सप्लाईज भेज रहे हैं वो यहाँ पर सीरियस नहीं है, और इसराइल ने कहा कि हमारी जो जांच की जो स्पीड है वो सही है, हमारी तरफ से कोई स्लो नहीं हो रहा है, बल्कि जो ये देश है जो सप्लाई भेज रहे हैं वो ही ज़्यादा सीरियस नहीं है, जिस कारण लोगों को सप्लाईज नहीं पहुँच पा रही है। फ़िलिस्तीन अथॉरिटी के जो पीएम है मोहम्मद सतैया, उन्होंने आज के दिन रेजिग्नेशन दे दिया है, और जो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है उन्होंने जो पीए के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद अब्बास उनको सौंपा है। और इनका जो अगर मोहम्मद सतैया के बारे में बात की जाए तो 2019 में इन्होंने फ़िलिस्तीन अथॉरिटी के पीएम के पद को इन्होंने ग्रहण किया था, और इनका जो एकेडमिक इकोनॉमिस्ट सेक्शन से इन्होंने पढ़ाई की है। और इनके बारे में कहा जा रहा है कि इनका रेजिग्नेशन इसलिए हुआ है क्योंकि अमेरिका ने कुछ दिन पहले कहा था कि जो फ़िलिस्तीन अथॉरिटी है उसको रिफॉर्म करना पड़ेगा, और अमेरिका का कहने का मतलब ये था कि जो फ़िलिस्तीन अथॉरिटी के जो लीडर है उनको हटना पड़ेगा और दूसरे लोगों को जगह में लाना पड़ेगा। तो इसी को देखते हुए जो आज के दिन फ़िलिस्तीन अथॉरिटी के पीएम उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। अभी अमेरिका की कोशिश ये है कि जो फ़िलिस्तीन अथॉरिटी है उसकी जो सरकार है अभी वो वेस्ट बैंक में है, तो इस सरकार को गाजा के इलाके में भी लाया जाए जब लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। और इसीलिए अमेरिका कह रहा है कि इस पहले फ़िलिस्तीन अथॉरिटी को रिफॉर्म करना पड़ेगा, और जो करप्शन है बड़े पैमाने में जो वेस्ट बैंक के इलाके में जो फ़िलिस्तीन अथॉरिटी की सरकार करप्शन में लिप्त है, तो करप्शन बंद करना पड़ेगा, तभी जाके फ़िलिस्तीन अथॉरिटी को गाजा में सरकार की जिम्मेदारी दी जाएगी। और तो आज के दिन जो मोहम्मद सतैया ने रेजिग्नेशन दिया है तो उन्होंने स्टेटमेंट भी जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका कहना ये है कि पोस्ट वार की सिचुएशन जो गाजा में होगी उसके लिए ब्रॉड कंसेंसस होना ज़रूरी है, और इसीलिए वो एक न्यू अरेंजमेंट को लाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है ताकि एक न्यू अरेंजमेंट आ सके। इसके अलावा जो मोहम्मद अब्बास है क्या वो इस्तीफ़ा देंगे, वो भी एक सवाल है, क्योंकि मोहम्मद अब्बास लंबे समय से वो फ़िलिस्तीन अथॉरिटी के वो प्रेसिडेंट है। उनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और उनके ऊपर भी करप्शन के आरोप लगते रह रहे। साथ में उन्होंने कई सालों से वेस्ट बैंक के इलाके में इलेक्शन भी नहीं कराए, तो उनके ऊपर भी एक टोटलिज्म वाला आरोप लगता रहा है कि वो अपने जो पॉलिटिकल अपोनेंट है उनको वो बर्दाश्त नहीं करते। तो क्या वो आने वाले समय में फ़िलिस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास इस्तीफ़ा देंगे, वो देखना पड़ेगा अभी।